हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम आज मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे, जिससे आपके यूपी टेट, सी टेट या किसी भी एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनना तय है। यहाँ से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। खींच के 5 या 7 मिनट का ही टॉपिक है, जिसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें और कहते हैं आप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी बनी हो। आज का टॉपिक है अधिगम अक्षमता से। यानी अधिगम अक्षमता है क्या? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि कोई बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है या उस जो भी वो सीखता है और उसकी जो एबिलिटी, जो भी योग्यता है उसको सीखने में उसको कुछ कमी का महसूस होना या कमी होना ही हमारा अधिगम अक्षमता कहलाता है। ठीक है। अब कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएं जो हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया। तो जो डिसलेक्सिया का संबंध है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ, यानी कि किसी बच्चे को अगर पढ़ने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं तो वह किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, तो वो डिसलेक्सिया से। ठीक है। जहाँ पर पॉइंट आपको याद कराने योग्य होगा, जैसे कुछ ट्रिक से या किसी से भी, तो वहाँ ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसग्राफिया, यानी लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ। अब आपने देखा होगा बचपन में बच्चे इस तरीके से जो ग्राफ की कॉपियाँ होती हैं उनमें वो लिखना सीखते हैं और उनसे क्या होता है कि वो अपने अक्षरों को व्यवस्थित तरीके से, यानी कि सही एक आकार में, कहते हैं ना कि अक्षर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा बने, इस टाइप में लिखने के लिए हम डिसग्राफिया, यानी कि अब आप लिखने से संबंधित, आपने बचपन में ऐसी ही इन लाइनों वाली कॉपियों में लिखा होगा, है ना, तो आपका इन लाइनों के बीच में ही अक्षर रहे, तो ऐसी अधिगम अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। आपने डिसलेक्सिया में देखा, बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही थी, बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है तो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, अटक रहा है, या बहुत सी चीज़ें होती हैं, और डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है हमारा डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया। अब आप देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से हमारी बात हो रही है, आप इन्हीं को पकड़ के देख लीजिए, तो कैलकुलेशन की बात हो रही है हमारी। तो ये कैलकुलेशन हम किस में करते हैं सबसे ज़्यादा? गणित में। अरे सीधी सी बात है ना भाई, आप कैलकुलेशन कहाँ करोगे? गणित में ही करोगे। तो गणित की गणना से संबंधित विकारों को हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं। ये जो हमारी जो तीन है ना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इतनी बार रिपीट होते हैं, जिसका आप लोग देखो कोई भी पुराना एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए, हर एग्जाम पेपर में आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन इनसे मिले ही जाएगा। और बहुत छोटे छोटे बारीकी बारीक चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ही, अगर एक बार 1-2 बार देख लेंगे ना, तो आप देखो डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, और कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं? गणित में करते हैं, तो गणित के संबंध हो गया इसका। डिसग्राफिया, कोई भी बच्चा होगा जो बचपन में होगा, बिना ग्राफ के वो उसने पढ़ाई नहीं की होगी, ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्ट आके प्लेन पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, पहले उसने अक्षरों को एक सही ढंग से बनाना सीखा होगा, एक कॉलम में, लाइन वाली कॉपी में, इन सभी में। और डिसलेक्सिया पढ़ने के विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा डिसमोर्फिया, यानी शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। यानी कि बच्चा जब भ्रमित हो जाता है, जैसे कि आप समझिए, जैसे डिसमोर्फिया में आपको मोर दिख रहा है ना। अब मैं यहाँ मोर तो बना नहीं सकता, खैर चलो आगे और अच्छा, जब हमारा अच्छा खासा इस पर ग्रो होने लगेगा तो कुछ व्यवस्था बनाएंगे। तो डिसमोर्फिया, अब मोर मोर है, अब मोर को बच्चा समझो कुछ और समझने लगे, जैसे कबूतर समझे, है ना, तो मोर को बच्चा कबूतर समझ रहा है, तो वो डिसमोर्फिया अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। तो यह क्या होती है? शारीरिक भ्रम, यानी हमें भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्फेजिया, ये भी रिपीटेड है। इतना डिसमोर्फिया इतनी बार नहीं आया जितनी बार डिस्फेजिया आ गया है, और ऊपर के तो वो तो रिपीटेड है, आपका डिसग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। तो डिस्फेजिया है भाषा से संबंधित विकार।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित, यानी कि जो हमारे शारीरिक कौशल है ना उनसे संबंधित है डिस्प्रैक्सिया। लास्ट है हमारा डिस्थीमिया। अब आप इन सब चीज़ों में, डिस्थीमिया में तनाव से संबंधित बात आ गई है ना। तो आपको सारी परेशानियां जो हो रही हैं, जितना भी तनाव आ रहा है, जो कुछ भी है, यानी डिसलेक्सिया, ग्राफिया वगैरह, तो ये सब डिस्थीमिया यानी तनाव ही पैदा कर रही हैं और कुछ नहीं, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से समझा पाया हूँ। और इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो इतने ही पूछे जाते हैं, ऊपर के ही 2-3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ एडवांस चीज़ें और आप देख लीजिए जो अभी 2018-19 के सीटेट वगैरह में ये आना शुरू हुए हैं, है ना। तो एक हमारा था ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि इस अवस्था में बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। बच्चे का जो ध्यान होता है वो एक चीज़ पर केंद्रित नहीं हो पाता है, और बच्चा ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर होता है, यानी उत्तेजित होता है ना। तो एक तो आपको ये याद रखना है, ADH की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। और ADHD में होता क्या है, बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा RPWD। इससे भी क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, RPWD है क्या? ये विकलांग लोगों के लिए बनाया गया एक्ट है। इससे पहले जो था हमारा PWD, है ना, PWD 1995 का जो एक्ट था, तो उसमें जो कुछ शब्दों को, जैसे विकलांग को विकलांग ना बोलकर दिव्यांग बोलना, और उनके लिए कुछ सुविधाएं और भी ज़्यादा प्रोवाइड कराना, ये एक्ट 2016 में आया था RPWD, ठीक है। और अधिक जानकारी चाहिए हो तो इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ NEP 2020, इसको देख लें, और आप RTE देख लें, इन सभी में इनके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। NCF 2005, इन सब की क्लास मैंने बना के डाल दी हैं, बस आप उन वीडियो को वॉच कर लें, जिससे कि आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकें। तो RPWD का जो हमारा फुल फॉर्म है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये एक्ट आया था हमारा 2016 में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि RPWD कब आया था। बहुत से लोगों ने ये RPWD के बारे में सुना भी नहीं होगा, ठीक है। PWD एक्ट 1995 के स्थान पर RPWD 2016 में लाया गया था, ठीक है। पहले क्या था हमारा PWD एक्ट 1995, उसके स्थान पर हमारा RPWD 2016 लाया गया। PWD एक्ट 1995 में 7 प्रकार की विकलांगता थी, और RPWD में जैसे बढ़ाकर 7 से कितनी कर दी गई, 21 प्रकार की कर दी गई है, ठीक है। इतना ही इससे पूछा जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें भी दो विकलांगताओं के, आपको 21 के बारे में नहीं पढ़ना, 2 विकलांगताओं के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, जिसमें पहली आपकी आती है स्वलीनता या आत्म केंद्रित या ऑटिज्म, है ना। तो अब आप एक वर्ड देखिए, स्वलीनता या आत्म केंद्रित। स्वलीन यानी जो खुद में ही लीन हो, जैसे दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो, जो स्वयं में लीन रहे या आत्म केंद्रित रहे, है ना। तो ऐसे में क्या है, अपने व्यवहार की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, मैंने पुनरावृत्त लिख दिया है, पुनरावृत्ति करना, इनका ये एक व्यवहार होता है, और ये खुद में ही लीन रहते हैं। और सेकंड जो है हमारा, वो है गामक या गतिमान क्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी शारीरिक अक्षमता वाले। यानी शारीरिक अक्षमता इनमें कैसी कि इनको जो भी है खेलना कूदना चलना इत्यादि में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। पेन को नहीं पकड़ पाएंगे ढंग से, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, है ना। तो ऐसी अक्षमता वालों को हम गामक या गतिमान अक्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक था अधिगम अक्षमता, जिसको बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। बस आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करें जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और रोज रात 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है।
अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।